आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर संपूर्ण तैयारी चल रही है। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आए आप तुरंत हमारे साथ जुड़ सकें। अपने मित्र और दोस्तों को भी आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको पिछले 12 वर्षों के हल प्रश्न पत्र की ज़रूरत है, चाहिए आपको, चाहे आप विज्ञान वर्ग के हों, कला वर्ग के हों, जिसमें 3400 प्रश्न आपको सॉल्व मिलेंगे संपूर्ण व्याख्या के सहित, वह उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको भी देख लें ज़रूर। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्योंकि वहाँ क्विज़ेज़ होती हैं और वहाँ कई सारे लोग आप ही की तरह जो बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ जुड़े हुए हैं। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न करेंगे। आप अपनी कॉपी के साथ ज़रूर बैठिए, जिससे जो कठिन प्रश्न हो उन्हें आप निकलें। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है? 91वां, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? ए लोथल, बी रोपड़, सी बालाकोट, डी सुरखकोटदा। ठीक है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इसका उत्तर दीजिए जल्दी से जी। बहुत बढ़िया, उत्तर आप बहुत अच्छा दे रहे हैं। उत्तर क्या होगा इसका? रोपड़। ठीक है, रोपड़ इसका उत्तर होगा। कलर थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं, रेड कर लें क्या? ठीक है, या ब्लैक कर लें, जैसा आप बताएं। ठीक है, थोड़ा अलग करते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रोपड़ इसका उत्तर हो जाएगा, जहाँ जो आपका व्यक्ति था उसके साथ उसका जो पेट होता था उसको भी दिया जाता था, दफनाया जाता था मृत्यु के बाद। मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? ए शिशुनाग वंश, बी नंदन वंश, सी हर्यक वंश, डी शुंग वंश। उत्तर क्या होगा बताइए? मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? तो उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका सी हर्यक वंश। एक्सक्यूज मी। चलिए, जो भी प्रश्न आपको कठिन लगता है उसे ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको अभी रिवाइज भी करवाए जाएंगे। रिवीजन टेस्ट होंगे, आपके मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट अभी चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स हो रहे हैं, मॉक टेस्ट होने वाले हैं जल्दी से, क्योंकि समय ज़्यादा बाकी नहीं है। तो कृपा करके हमारे साथ जुड़े रहिए, तो जिससे आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो। पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? ए विक्रमशिला, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। बताइए, पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? उत्तर क्या होगा? तो उसका उत्तर होगा ए विक्रमशिला। वाह, ये क्या हुआ? कलर बदल गया क्या? हाँ, ब्लैक हो गया। तो उत्तर क्या होगा इसका? विक्रमशिला। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार के भागलपुर में विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आराम शाह, सी नसरुद्दीन, डी बहराम शाह। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका सी नसरुद्दीन। ठीक है, चलिए, दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले पूर्व बलबन, जिस मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गायसुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता था, नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था? ए मलिक काफूर, बी शाजी मलिक, सी उलूग खां, डी खिज्र खां। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था, जो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि दक्षिण में मुगल सल्तनत नहीं जा पाई थी। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका ए मलिक काफूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? ए बाजीराव द्वितीय, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव, डी बाजीराव प्रथम। उत्तर क्या होगा? मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? उत्तर बताइए।
मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? उत्तर बताएं। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका डी, बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, बताइए। ये तो आपको साल दिए हैं, साल आपको याद हो ना हो अलग बात है, ये दूसरा जो पार्ट है ये जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनियामक अधिनियम, ए, बी पिट्स इंडिया अधिनियम, बी सी चार्टर अधिनियम, डी चार्टर अधिनियम। अच्छा देखिए, चार्टर अधिनियम के 2 साल दिए गए हैं। अगर ये उत्तर है तो आपको दोनों साल का क्लियर होना चाहिए। ये दोनों साल, ये दोनों तो ऑप्शन ही अलग हैं, साल तो अलग अलग ही है। तो उत्तर क्या होगा? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा ए, विनियामक अधिनियम। ठीक है, 1773। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ए इलाहाबाद, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ए इलाहाबाद, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन बलिया में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेजली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को किस गवर्नर जनरल से प्रारंभ किया गया था? उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा क्या? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का द्वारा पूछा गया था। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? ये आपने पढ़ा होगा ना, हम कि हमारा संविधान जो है वो कई अलग अलग विदेशी जो आपके डेमोक्रेसीज थी या राज्य थे उनके द्वारा, देशों के द्वारा उस पर मतलब हमने उससे चीज़ें ली थी। तो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव किस पर था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी सोवियत संघ का संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो संविधान था वो 1935 में ही एक बार बना लिया गया था। अब इसकी जो अगर इससे भी पूछा सके कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का किस पे ज़्यादा था, तो वो आपका उस के अनुसार ब्रिटिश संविधान द्वारा ही ज़्यादा था, क्योंकि उसके ज़्यादा लोग थे उसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुरानन में समास है। अब देखिए, कुछ समास के प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं, तो उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी और इंग्लिश के कुछ प्रश्न आएंगे तो ज़रूर एक बार बताइएगा। चतुरानन में समास है। ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। ठीक है, बताइए। चतुरानन में समास है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका बी, बहुव्रीहि। ठीक है, कैसे है? जिस समस्त पद अथवा पूर्ण शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चतुरानन, चार हैं आनंद मुख जिसके। ठीक है, न चार का अर्थ होता है ना आनंद का अर्थ होता है मुख का, लेकिन चार आनंद थोड़ा अलग बन जाता है। अन्वेषण संधि विच्छेद होगा। ए अनधन वेषण, बी अनुधन एषण, सी अनुधन एषण, डी अनवधन एषण। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, अनुधन एषण। ठीक है, अनुधन एषण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए आज स्कूल बंद रहेगा, सी बी आज बड़े दिनों बाद सुख प्राप्ति हुई, सी 80 घाट पर संतों की बहुलता है, डी आपकी मनोकामना पूरी हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उत्तर क्या होगा इसका? सी 80 घाट पर संतों की बहुलता है। ठीक है, यह शुद्ध वाक्य है, बाकी अशुद्ध है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है, बताइए इसका अर्थ। उत्तर दें। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है मुहावरे का? दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। ए
बी बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, सी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, डी लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। उत्तर दीजिए। उत्तर क्या होगा? सी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है, ए शोक, बी शोक, अच्छा यहाँ दोनों ऑप्शन शोक कर दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही मान लीजिएगा इन दोनों को, हास्य और डी उत्साह। ठीक है, हार्श अलग होता है, देखिए हार्श बोलते हैं इसको, जो रा है वो थोड़ा अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण उसका अलग होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? करुण उसका स्थायी भाव शोक ही होता है। ठीक है, करुण उसका स्थायी भाव शोक है, तो मतलब एक ही ऑप्शन है, ए और बी दोनों में लगाएं। यहाँ जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, करुण रस मिलता है। इनमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे है पंक्ति कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी अनुप्रास, सी उत्प्रेक्षा, डी यमक। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। लो ये कितना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए हिंदी को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको आसान ज़रूर लग रही हो, लेकिन है नहीं भैया, प्रश्न कठिन आते हैं, अच्छे आते हैं। कोशिश करिए कि उसके प्रश्न लगाइए। ठीक है, हम लोग क्लास करेंगे उसकी भी, अभी तो प्रैक्टिस है, तो जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा इसका। उसका उत्तर होगा आपका डी यमक। ठीक है, यमक अलंकार है यहाँ। जेते तुम तारे, इसका अर्थ क्या है? जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होता है, तब यह यमक अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तारे मतलब एक में देखने वाला हुआ, दूसरा क्या है? दूसरा तारा वाला, तारा स्टार। मैं खाना खा चुका हूं, वाक्य में कौन सा काल है? ए भविष्य काल, बी भूतकाल, सी वर्तमान काल, डी असामान्य काल। तो बताइए, मैं खाना खा चुका हूं, चुका। अब जो हर चीज चुकी हुई है तो क्या हो गया है? ये क्या उत्तर होगा इसका? एकदम सरल है, मेरे हिसाब से भूतकाल है। ठीक है, सरल प्रश्न को जल्दी करना आपका धर्म है। ठीक है, जल्दी से जल्दी करिए, आगे बढ़िए। आगे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा में रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है? बहुत आसान है मेरे हिसाब से ये प्रश्न। 2 लीटर, 2 का अर्थ क्या होता है? तो निश्चित परिमाणवाचक, बी अनिश्चित परिमाणवाचक, सी अनिश्चित संख्यावाचक, डी निश्चित संख्यावाचक। तो लीटर क्या है? एक परिमाण है। ठीक है, और 2 बोल दिया गया है, कुछ तो बोला नहीं गया है, तो यह निश्चित हो चुका है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका उत्तर हो जाएगा। सारा सर प्रश्न सरल है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोग को ये सब आते हैं, आराम से आते हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं, तो इंग्लिश के भी आपको प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि क्या है, पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा तो जाएगा ही, तो आपको बताना है, तो कोशिश करें कि आप प्रश्न बताइए। इंक्रीजिंगली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू बिकम came teaching assistants in order to dash undergraduates. A inform, B drill, C instruct, D teach. तो increasingly postgraduate students are asked to become teaching assistants in order to dash undergraduate. तो undergraduate को क्या करेंगे वो लोग? तो वो instruct करेंगे, teach नहीं करेंगे, instruct करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर दीजिए। An unconventional style of living. A bohemian, B uncivilized, C contemporary, D cosmopolitan. तो एन अनकन्वेंशनल स्टाइल क्या होता है? तो भाई कन्वेंशनल स्टाइल होता है सिविलाइज वाला, और अनकन्वेंशनल क्या होगा? बोहिमियन। बोहिमियन को क्या बोला जाता है? अनसिविलाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समवन हु लीव्स वन कंट्री लिव इन अनदर को क्या बोला जाता है? ए माइग्रेंट, बी इमिग्रेंट, सी देखिए इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट है, एमिग्रेंट, डी फेनेटिक। तो जो एक जगह वो लीव कर रहा है अपनी कंट्री को और लिव अनदर में कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इमिग्रेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड अपोजिट होनी है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे पास बहुत ज़्यादा है कुछ। तो ए ट्रिपल बी, इसका अपोजिट जानना है, विलोमार्थी जिसे हिंदी में बोले, या एंटानिम। ए ट्रिपल, बी लग्जेरियंट, सी स्केयर्स, डी प्लेंटीफुल। तो देखिए, अगर अबंडेंट है तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, और स्केयरसिटी है तो मेरे पास क्या है? कमी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, फिर आखिरी प्रश्न क्या है हमारे पास? हमारा प्रश्न है नोटिसेबल। तो अगर कोई चीज़ आपके सामने नोटिसेबल है तो वो क्या हो जाएगी? आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, और अगर अब इसका अपोजिट क्या होगा? ए अवेक, बी हिडन, सी अनअवेलेबल, डी कॉन्स्पिशियस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसका उत्तर, दैट इज हिडन। ठीक है, कोई चीज़ हिडन है तो वो आप नहीं देख पाएंगे, आप उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। कोशिश क्या करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पिछले 12 वर्षों के हल प्रश्न पत्र चाहिए तो उन्हें के लिए कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, उससे देख लें। विज्ञान वर्ग, कला वर्ग के आपको 3400 प्रश्न मिलेंगे, जो भी पूरी तरीके से हल होंगे। ठीक है, चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको
रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी अभी काउंसलिंग होगी, परीक्षा तो होगी ही होगी, और साथ ही साथ उसके बाद स्कॉलरशिप प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो यह सारा कार्य हमारे द्वारा आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।